उसमें जो भी तैयारियां हमारी थी वो हमने की हैं और हम बिल्कुल उसके लिए आश्वस्त थे, क्योंकि इससे बढ़िया प्लीडिंग हो नहीं सकती थी। समय को लेके आपके अंदर जो एंटिसिपेशन, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 मई को त्रिपुरा केस की सुनवाई थी और आप अच्छे से जान रहे हैं कि चाहे त्रिपुरा केस का मामला हो, चाहे और भी जो मामले हैं, वहां त्रिपुरा केस के मामले में वहां जो पैरा टीचर्स हैं एसएससी जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जुड़े हैं, उनके दो विषय हैं। एक तो उनके रेगुलराइजेशन का विषय है, दूसरा उनके लिए टेट की अनिवार्यता का विषय है। तो टेट अनिवार्यता का जो विषय है वो वास्तव में मदर केस किस में बनता है, वो 1 सितंबर 2025 के फैसले में ही बनता है। तो बार बार जो है कि दत्ता जी ने कहा भी है कि इस मसले को मैं रिव्यू में सुनूंगा उस मसले उस केस में ही। अब चूंकि 13 मई को यह फैसला हो चुका है, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, 15 मई को उनकी डेट थी। 13 मई के तुरंत बाद रिजर्व ऑर्डर इतनी जल्दी आता नहीं है, क्योंकि उसके भी प्रोसेस होते हैं और उस प्रोसेस में जो है आपको मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद वो 15 मई के बाद फिर वो शेड्यूल होता है 22 मई के लिए। फिर 22 मई की शेड्यूलिंग, जैसा हम लोग पहले भी आपको बता चुके थे कि अभी चूंकि मदर केस में टेट की अनिवार्यता का जो मदर केस हमारा केस है, इसमें जब तक आदेश नहीं आ जाता है तब तक त्रिपुरा केस की सुनवाई का कोई लीगल ग्राउंड बनता ही नहीं है, क्योंकि फिर वही मामला आएगा टेट अनिवार्यता, है ना। तो उसका ग्राउंड तब तक नहीं बनेगा, इसीलिए वो पोस्टपोन हो गई था डेट, आगे 29 मई तक चली गई है वो डेट। तो बार बार ये विषय आपको बताया गया कि भाई अभी डेट आ गया। और जो 13 मई को रिजर्व ऑर्डर हुआ, आप जाने कि 68 आइटम है, कुल 68 आइटम है। 68 आइटम में हर एक काउंसिल्स द्वारा आपको बताया गया कि जो कोर्ट मास्टर के द्वारा जिन विषयों पर, जिन पॉइंट्स पे हमारे काउंसिल्स बहस करते हैं, उसके अलावा जो कंटेंट होते हैं उसमें भी वो पॉइंट्स होते हैं जिसको कोर्ट कंसीडर करती है। वो तो वो विषय होते हैं जिसपे वो अपना पक्ष रखते हैं, जिसपे वो बहस करते हैं, प्लीडिंग करते हैं। उसके अलावा जो 150-200 पेज के उनके पूरे कंटेंट प्रेयर होते हैं, जिसको भी कोर्ट संज्ञान में लेता है, उसमें सारे पॉइंट्स होते हैं, हाईलाइटेड होते हैं और उस पर भी कोर्ट पूरी तरीके से, जो उनके लीगल रिसर्चर होते हैं वो लीगल रिसर्चर उसको देखते हैं, वो सारी चीजें सबमिट होती हैं और सारे काउंसिल्स के पर्टिकुलरली जितने डायरी नंबर हैं उसके पर्टिकुलरली वो सारी चीजों को वहां पर कंसीडर किया जाता है। उनकी टेक्सटिंग होती है, टेक्सटिंग के बाद उनकी ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग के बाद फिर वो उसमें जो अलग अलग हैं उनके साथ उनके काउंटर एक्सपोस्टुलेशन मेंशन किए जाते हैं। जो एक्सपोस्टुलेशन वर्बली मेंशन हुए हैं उनको लिया जाता है, जो एक्सपोस्टुलेशन जो है कि ऑन द थ्रू कंटेंट गए हैं उनका एक्सपोस्टुलेशन मेंशन करते हैं। फिर प्रूफ रीडिंग होती है, फिर प्रूफ रीडिंग के बाद फिर फाइनल ड्राफ्टिंग होती है, फिर बेंच को वो दिखाया जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है, फिर फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद फिर वो हमारे लिए सार्वजनिक किया जाता है, अपलोड। तो इतनी प्रक्रिया होती है और चूंकि मामला बहुत बड़ा है, 68 आइटम में अगर 150 पेज का भी होगा तो सोचिए 10,000 पेज है। 10,000 पेज के कंटेंट को कंसीडर करना, उनको देखना, आपकी जिज्ञासा बहुत स्वाभाविक है। आप कहते हैं नहीं आया, आज नहीं आया, ऐसा तो नहीं कि पूरा बीत जाएगा समय। कुछ लोग कह रहे हैं जुलाई में आएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 17 कोर्ट हैं, सारे बंद हो जाते हैं, 2 कोर्ट खुले रहते हैं बेल वगैरह के लिए। और अभी जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी है, एक किसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अस्पतालों की तरह सुप्रीम कोर्ट भी 24 घंटे 7 दिन काम करने चाहिए। तो 2 कोर्ट खुले रहते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस खुली रहती है जून में, ठीक है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, बाकी जून में नहीं आपका निर्णय आने वाला है, वो मैं बता रहा हूं कब आ रहा है। तो फिर इतनी चीजें होती हैं, पहले आपके सारे कंटेंट्स वहां पे सबमिट किए जाते हैं, फिर उनकी टेक्सटिंग होती है, उनकी ड्राफ्टिंग होती है, फिर प्रूफ रीडिंग होती है, फिर फाइनल ड्राफ्टिंग होती है, फिर प्रूफ रीडिंग होती है, फिर उसको फिर अप्रूवल होता है, फिर वो जाता है रजिस्ट्रार कार्यालय में, वहां पर फिर उसको पब्लिशिंग के लिए भेजा जाता है जहां पर। तो और वो भी 10,000 पेज के कंटेंट, अलग अलग काउंसिल्स के कंटेंट, उसमें अलग अलग राज्यों के विषय भी हैं, उनको भी करना है। आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि उसमें इतने विषयांतर हैं, बातें हैं। कई स्टेट में, मेघालय में सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि नो एनी टेट एग्जामिनेशन हैज बीन कंडक्टेड टिल नाउ, अभी तक कोई भी टेट एग्जाम मेघालय में हुआ ही नहीं है। तो ये बताइए कि हमारी एप्लीकेबिलिटी कहां बनती है। जज साहब ने कहा कि हम 5 साल दिए, 2 साल दिए आपको, तो सलमान खुर्शीद साहब का बहुत अच्छा एक्सपोस्टुलेशन था। कहा सर नो मैटर, बट आई वांट टू मेंशन वन थिंग वेरी क्लियरली that no any TET examination by the CBSE or the our state government, either CTET
or the state regulated teacher eligibility test has been not conducted as of now in the Meghalaya. ये कभी हुए ही नहीं। वो 5 साल 2 साल का जो मिला वो हमको भी पता नहीं है कि हमको वो हमारे लिए that we are compelled to give the TET examination within the time frame of the 2010 to 2015, उसमें हमको देना था। तो सारे एक्सपास्टुलेशन दिए गए उसमें। और वो जो पश्चिम बंगाल पोस्ट ग्रेजुएट संस्था जो हमारी लीगल टीम से जुड़े हैं, वो मैम ने भी सारी बातें कही। इट इज नॉट समथिंग रिफर टू द मिनिमम क्वालिफिकेशन, इट इज समहाउ डिपिक्टिंग अबाउट द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिफर टू द अनट्रेन्ड टीचर दैट आर लाइबल टू फुलफिल देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम टिल द डेट ऑफ 2015 एंड फर्दर इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू द 4 ईयर मोर। तो उनकी बात थी। वो प्रकाश जावड़ेकर जी का वीडियो भी बाद में आया। और अगर आता भी है टेट का विषय तो उनके लिए है जो बाद में अपॉइंटेड हुए 23 अगस्त 2010 के बाद। और सारे स्टेट में अलग अलग डेट में जो वहां के लोकल लेजिस्लेशन द्वारा जब रिक्रूटमेंट पे वो आया, चाहे 29/7/11 यूपी की बात हो, 2012 कर्नाटक की बात हो, 13 फरवरी 2013 महाराष्ट्र की बात हो, 31 अक्टूबर 2019 कश्मीर की बात हो, तो सारे विषय को उनको रखा गया। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से ये इतना बड़ा केस है, ये हिस्टोरिकल केस है, ये छोटा मोटा केस नहीं है। कर्मचारी इतिहास में 25 लाख शिक्षकों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। रेलवे के भी इतने संख्या नहीं है जितनी संख्या आपकी पूरे देश में है। रेलवे सबसे बड़ा यूनियन माना जाता है। मैं आपको बताऊं, रेलवे सबसे बड़ा यूनियन भारत सरकार का माना जाता है। उसकी संख्या भी इतनी नहीं है जितनी संख्या आज आपकी है जो इस आदेश से प्रभावित हुए हैं। तो इस मसले को कोर्ट कोई बहुत शॉर्ट नोटिस में निपटाना नहीं चाह रहा। कोर्ट कोई भी इस विषय को किसी भी तरीके की जल्दबाजी में निपटाना नहीं चाह रहा है, या बिल्कुल संज्ञान लीजिए। कोर्ट कोई बहुत जल्दबाजी में नहीं है। वो एक एक पैरा को नोटिस, उनके जो लीगल रिसर्चर हैं वो एक एक विषय को देख रहे हैं कि अगर उन्होंने इसको ओपन कोर्ट रिव्यू को लिया है तो वास्तव में आपको राहत देने के लिए, आपको रिलीफ देने के विषयों पे ही उनका पूरा ध्यान, क्योंकि जो भी आपके साथ घटित होना था वो घटित हो चुका। अब इससे कुछ नीचे नहीं जाने वाला। अब 2 साल का समय तो वो आपको 1 साल का समय नहीं देने वाले हैं घटा के, ऐसा वो नहीं करने वाले हैं। अब इसके आगे ये आपका बेस है, ये आपके लिए बेस हो गया। ये जितना भी नुकसान, ऑल द डैमेज दैट एक्चुअली दैट हैपेंड टू अस, वो हमारे साथ डैमेज हो चुका है। अब नो एनी डैमेज इज लाइकली टू बी अकर्ड विथ अस, कोई ऐसा डैमेज नहीं होना है। अब जो भी होना है तो वो आपके लिए रिलीफ बेस्ड ही होना है। वो आपको रिलीफ ही देने के लिए इतना समय ले रहे हैं। और चूंकि बहुत बड़ा मामला है, रिजर्व ऑर्डर का यही इसलिए मेंशनिंग होती है कि उसमें बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे उसमें विषय होते हैं जो तैयार करने में। तो आपको बता दूं कि इसमें जो है 29 मई को त्रिपुरा का मामला है। और आपकी जो जिज्ञासा है, जो प्रतीक्षा है ऑर्डर आने की, वो आपको बता दूं उसकी जो तिथि है वो 28 मई को वो तिथि है। 27 या 28, ये भी हो सकता है कल 25 को भी वो आ जाए, ये भी हो सकता है। इट इज मोस्ट प्रोबेबली दैट योर मोस्ट अवेटेड रिजर्व ऑर्डर माइट बी पब्लिसाइज्ड टुमारो एट एनी टाइम, कल भी आ सकता है। लेकिन ये बिल्कुल संभावित है कि आपका रिजर्व ऑर्डर 28 मई के पहले निश्चित, क्योंकि 3 बार पोस्टपोन हो चुकी है डेट त्रिपुरा की, वो पोस्टपोन नहीं होगी। और आपके ऑर्डर का अक्सर ये माना जाता है, जो रिजर्व ऑर्डर होते हैं वो 14 दिन का समय लिया जाता है। ये एक एवरेज टाइम, अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं ज्यादातर। अब उस पर मत जोड़िए कि ये जो प्राइमरी केस था हमारा, ये तो मार्च में ऑर्डर हुआ, सितंबर में आया, 6 महीने लग गए। कुछ लोग ये भी इतना ज्यादा वो हाइपोथेटिकल हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे 6 महीना लग गया तो 6 महीना इसमें भी लग गया। वो फ्रेश केस था, वो प्राइमरी केस था। और ये क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट है, ये रिव्यू केस है। और बेंच इस मामले से नन है, वो बिल्कुल जान रही है, सारे विषयों पे पूरी चर्चा हो चुकी है। और जो काउंटर्स लेने थे वो कोर्ट ने ले लिया है। इतना समय नहीं, 14 दिन मैक्सिमम होता है इस तरह के रिव्यू का मैटर। और आपको एक बात और बता दूं बहुत साफ साफ, आज तक के इतिहास में कभी भी अगर किसी मसले पर रिव्यू कोर्ट ने लिया है, कभी भी लिया है ओपन कोर्ट के लिए, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आया है। वो जो आदेश दिए हैं उसके निगेटिव कभी गया ही नहीं है। वो हमेशा, वो भी 142 का इंप्लीमेंटेशन जब हुआ है उसके बाद लिए हैं तो वो पॉजिटिव ही आना है। अभी
रिसेंटली एक ऑर्डर आया था जिसमें जो हमारे एडवोकेट्स है जिनके लिए 3 साल का वो था कि लॉक इन टाइम है कि उनको 3 साल कम से कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर किसी भी जज के एग्जाम के लिए वो अपीयर हो सकते हैं। उसके लिए जो है रिव्यू ओपन कोर्ट में हुआ और उस मामले में उनको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो आज तक के इतिहास में कभी भी रिव्यू अगर ओपन कोर्ट में गई है तो उसके जो भी आउटकम आए हैं वो पॉजिटिव ही आए, इतना बहुत ध्यान दीजिए। तो आपका जो रिजर्व ऑर्डर है वो रिजर्व ऑर्डर कल से लेके बुधवार 25, 26, 27 बृहस्पतिवार मैक्सिमम, मतलब 96 घंटे, कमिंग 96 आवर, इसमें आपका जो आदेश है वो पूर्ण संभावित है। कंफर्म मैं एकदम नहीं कह सकता, कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट की प्रक्रिया में कंफर्मेशन इस तरीके के मैं बिल्कुल जो है कि डैम श्योर नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना आपको कह सकता हूं कि आपका आदेश आने वाले 4 दिनों में आ रहा है। वो कल भी आ सकता है, वो परसों भी हो सकता है, लेकिन वो 28 के पहले आ जाएगा। ये बिल्कुल पूर्ण संभावित है, ये निश्चित नहीं है, ये पूर्ण संभावित है, ये पूर्ण संभावित है। इट्स क्वाइट प्रोबेबल आप कह सकते हैं, इट्स क्वाइट प्रोबेबल, इट्स नॉट कंफर्म बट इट्स क्वाइट प्रोबेबल। मतलब 100 में से आप 95% ये मान के चलिए कि आपका जो आदेश है वो इन 4 दिनों में बिल्कुल आ जाएगा और 28 मई के पहले। और इतनी सारी पॉजिटिव चीजें हैं, आप कहाँ निगेटिव हो जाते हैं। हमारे काउंसलर्स ने कुछ छोड़ा है, आप बताइए। चाहे सिंघवी साहब की बात आई, सिंघवी साहब ने कहा, बहुत साफ साफ कहा, जब जज साहब ने कहा कि प्रिसाइजली यू आर नॉट कोटिंग द अमेंडमेंट दैट टुक प्लेस इन 2017 एंड प्रिसाइजली इट हैज बीन नॉट मेंशन्ड बाय द काउंटर यू हैव जस्ट मेंशन्ड हियर। तो उन्होंने कहा सिंघवी साहब ने, सर एक्चुअली आई एम मेंशनिंग अबाउट द थिंग एंड आई एम नॉट गोइंग ऑन एनी मेंशन इंटरप्रिटेशन। एक्चुअली आई एम फिगरिंग आउट दैट द primary act is not somehow that should be subsided by the amendment that take place on that act, on the behalf of that act. And the teacher who has appointed prior 2011, 29 July 2011 has been actually recruited as per the notification given by the NCT on the norm of 2001 basic notification. So how they can approach how they can be compelled to give the TET examination in this period by this order. And further he also said that when we are configuring that in para 4 and para 5 it is quite mentioned that all the recruitment, all the advertisement that has done prior to the enactment of this notification would be exempted by this minimum qualification criteria. No anybody would compel. And actually this time frame 2010 to 2015 actually the teacher who has been relaxing, and he also mentioned the 12A section, whether it some state has given some flexibility of the teacher who has given some time of period, and in their advertisement it is quite mentioned that TET is mandatory as a minimum qualification. They are compelled, they are subject to give the TET examination. आप ये अच्छे जान रहे हैं कि विज्ञापनों की बात भी हुई कि उत्तर प्रदेश सरकार में 29/11 पहले जो भी विज्ञापन हुए उन विज्ञापनों में कहीं भी टेट की अनिवार्यता नहीं थी, उसी विषय को उन्होंने रखा। तो किस तरीके से कुछ राज्यों में, जैसे हरियाणा में भी एक आदेश आया था 2012 का, वहां पर उनके विज्ञापन में साफ साफ लिखा था, उनको कहा गया है 2027 मार्च तक उनको टेट देना, उनके लिए कंपल्सन है। ये हमारे लिए नहीं था। ये 23 अगस्त 2010 के विषय पे उन्होंने कहा। रोहतगी साहब ने बहुत अच्छा कहा, उन्होंने तो उनकी बात ही के उनके आदेश की बात ही कि इन 168 इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड बाय योरसेल्फ, बाय बोथ ऑफ यू ऑनरेबल जजेस दैट the teacher who has done their Vishisht BTC and all the bridge courses that time to time regulated by the NCT has been fully exempted. They are not quite be covered by this minimum qualification criteria. उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा हाँ I will see it, है ना। पटवालिया जी ने बहुत अच्छी बात कही। पटवालिया जी ने कहा कि I want to mention that somehow on the basis of Article 21A it should not be, the bench should not subside the Article 14. It is somehow that it is hurting the soul of the Constitution. ये संविधान की आत्मा को हर्ट कर रहा है कि आप 21A जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है उसके आधार पर जो अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14 should not be subsided, should not be anyhow hurted on the preparation of the 21A, on the defending on the article of 21A. उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा उन्होंने पॉइंट रखा।